everyone, how are you all? I am Nandini, your political science expert. All right, what we are going to do today? क्या करने वाले हैं? मस्ती करें आज? नहीं यार, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. क्लास 12th है ना, सब सुन के थक चुके हो. वैसे तो क्लास 12th है, पढ़ लो. क्लास 12th है, पढ़ लो. और अब तो बाहर भी नहीं जाना, अब तो घर में ही रहना है. अच्छा ठीक है, अब हम सेकेंड लास्ट चैप्टर के हैं इस बुक के. ठीक है, 2 चैप्टर्स आपको पता है कट हो चुके हैं. लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन कवर हो जाएगा इसके बाद. अब मैं 2 पार्ट्स कवर कर चुकी हूँ ऑलरेडी. दिस इज द 3rd पार्ट. इसके बाद 4th पार्ट एक और है. वी आर डूइंग द चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूएन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी बोल रहे हैं. यूएन एंड इट्स ऑर्गन्स बोल दो या फिर यूएन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस बोल दो, जो दिल करे वो बोल दो यार, बस पढ़ लो आराम से. ठीक है, चलो ठीक है. अब मैं पार्ट 3 कवर करने वाली हूँ. देखते हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे. ऑल राइट, फटाफट से देखो हमने यूएन के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं. हम यूएन के रिफॉर्म्स पढ़ चुके हैं कि किस टाइप के रिफॉर्म्स हैं. 2 टाइप्स हैं, ठीक है. बट अब हमें क्या पढ़ना है कि इंडिया का क्या रिलेशन है उन यूएन रिफॉर्म से. इंडिया क्या कंट्रीब्यूट करता है. इंडिया भी तो एक मेजर पावर हो सकता है ना. इंडिया अपने क्या क्या बेसिस रखता है कि हाँ मैं एक सुपर पावर बन सकता हूँ, इन द सेंस दैट इट कैन बी अ पार्ट ऑफ टॉप 5 ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. जो 5 परमानेंट मेंबर्स है उसका पार्ट इंडिया भी बनना चाहता है. इंडिया के पास बहुत सारे ग्राउंड्स है जिस पे वो बोलता है कि मैं भी बन सकता हूँ. अब देखते हैं वो क्या होता है. ठीक है, चलो देखो. इंडिया सपोर्ट्स, होल्ड ऑन, इंडिया सपोर्ट्स एन इंक्रीज इन द परमानेंट. वो चाहता है, इंडिया वांट्स कि इंक्रीज हो जाए जो भी परमानेंट 5 हैं. परमानेंट 5 बताओ कौन कौन से हैं. यूके, यूएसए, रशिया, चाइना एज वेल एज फ्रांस. ये 5 हैं. ठीक है, बहुत बार नाम ले चुकी हूँ, अब तो याद हो जाना चाहिए. ऑलराइट, ठीक है. इंडिया सपोर्ट्स एन इंक्रीज इन द परमानेंट मेंबर्स. वो कहता है परमानेंट मेंबर्स को बढ़ाओ एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. जो लिमिटेड मेंबर्स हैं ये सब है तो सिक्योरिटी काउंसिल के ही ना. तो वो चाहता है कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो टोटल 15 है, इन दोनों को बढ़ाकर थोड़ा और नंबर बढ़ जाना चाहिए. ठीक है. इंडिया इटसेल्फ विशेस टू बी अ परमानेंट मेंबर. मैंने बताया इंडिया चाहता है कि वो परमानेंट मेंबर बने इन द रीस्ट्रक्चर्ड यूएन. रीस्ट्रक्चर मतलब जो रिफॉर्म्ड यूएन होगा. रिफॉर्म मतलब जो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है उसको दोबारा रिफॉर्म करो, उसमें चेंजेस लाओ. ठीक है. इंडियाज क्लेम इज जस्टिफाइड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. कुछ ग्राउंड्स है जिस पे इंडिया अपने आप को जस्टिफाई करता है. चलो ठीक है, उन ग्राउंड्स को देखते हैं वो कौन कौन से ग्राउंड्स है. इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री. है हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा कि नहीं है. और कहा गया है इन द ईयर 2050 इंडिया विल टेक ओवर एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कंप्राइजिंग ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन. ये कहा गया है जो 1/5, हर 5 में से एक इंसान इंडियन है, मतलब 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. 135 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की, आपको पता है. चाइना की हाईएस्ट है, इंडिया की सेकंड हाईएस्ट है. ठीक है, तो इंडिया कहता है मैं इतनी बड़ी कंट्री हूँ, मेरे पास इतनी पॉपुलेशन है और मुझे ही तुम परमानेंट 5 में नहीं रख रहे हो तो क्या ही फायदा है. ठीक है. इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का मतलब है लार्जेस्ट रनिंग डेमोक्रेसी, एक्टिव डेमोक्रेसी, जो कितने टाइम से चलती आ रही है और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया. इंडिया कहता है मैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी रन कर रहा हूँ, इतना अच्छा चल रहा है, कभी भी ऐसे कोई डिस्प्यूट्स नहीं आए या वॉर नहीं आए, मोनार्की नहीं रही, तो तुम मुझे भी कंसिडर करो. इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन ऑलमोस्ट ऑल द यूएन इनिशिएटिव. यूएन के इतने इनिशिएटिव्स होते हैं, चाहे वो चिल्ड्रन में इन्वेस्ट कर रहा है, विमेन में इन्वेस्ट कर रहा है, किसी एनजीओ में पार्टिसिपेशन की बात होती है, चाहे वो यूनेस्को में किसी अपने हेरिटेज भेजने की बात होती है. इंडिया तो हमेशा फॉरवर्ड रहता है, बट इंडिया को इतनी रिकग्निशन तो मिलती नहीं. एक बात अगर आपके देखो, थोड़ा सा एनसीईआरटी ने बोला है कि थोड़ा करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए. मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, एक बार और बता रही हूँ. 2021-22 दीज आर 2 years. इसके लिए इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नॉन परमानेंट मेंबर्स. 15 जो होते हैं ना, इसमें 10 नॉन परमानेंट होते हैं ना, इसके लिए इंडिया इलेक्ट हुआ है. बट आई वॉन्ट टू टेल यू दिस इज ओनली फॉर 2 years. जो 10 परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, दीज कीप चेंजिंग. इनका टाइम पीरियड सिर्फ 2 years होता है. ठीक है, तो इंडिया को अपॉइंट किया, ये इंडिया के लिए प्राइड की बात है. बट इंडिया तो चाहता है मेरे को परमानेंट 5 में भी ऐड करो. ठीक है, और देखते हैं इंडिया के क्या जस्टिफिकेशन है. द कंट्रीज इकोनॉमिक एमर्जेंस on the world stage is being very large, is being felt very largely. ठीक है, इसका मतलब पता है क्या है.
इंडिया ना, इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, जापान उससे ऊपर है, जर्मनी उससे ऊपर है, बट इंडिया 5th नंबर पे है। और इंडिया डे बाय डे इंक्रीज ही कर रहा है, उसकी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, और 5th नंबर पे होना तो बहुत अच्छी बात है। दैट मीन्स इंडिया हैज़ एमर्ज्ड इकोनॉमिकली एज वेल। तो इंडिया कहता है कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ परमानेंट 5 बिकॉज आई हैव ऑल्सो एमर्ज्ड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली ऑल्सो। ठीक है, वो था तो ब्रिटेन के अंडर ना, मतलब यूके रूल था, बट जब वो इंडिपेंडेंस ले चुका है अब तो इंडिया हल्के हल्के इम्प्रूव करता जा रहा है। उसके जस्टिफिकेशंस ये हैं, इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड रेगुलर फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, मॉनिटरी हेल्प भी करता है यूएन की, टू द यूएन, एंड हैज़ नेवर फॉल्टर्ड ऑन इट्स पेमेंट्स। फॉल्टर्ड मतलब कभी भी रोकी नहीं है, फॉल्टर नहीं करा है, कभी भी पेमेंट रोकी नहीं है, या फिर ऐसे धोखा नहीं दिया है कि पेमेंट नहीं करी है। ठीक है, तो इंडिया के ये जस्टिफिकेशंस है। देखो एक बार देख लो इंडिया के क्या क्या जस्टिफिकेशंस है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इंडिया कहती है मैं बहुत पॉपुलस भी हूँ, मेरे पास पॉपुलेशन है, काफ़ी बड़ी कंट्री हूँ मैं, मेरी इकोनॉमी भी ग्रोइंग है, मेरी डेमोक्रेसी भी बहुत लार्जेस्ट है। ये सब पॉइंट्स ही तो हैं जो देखो, क्या मैं सब यूएन के इनिशिएटिव्स में भी पार्टिसिपेट करता हूँ, मैं यूएन को पैसे भी देता हूँ, मैं पेमेंट पे फॉल्टर भी नहीं करता, और जो मैं इतने पैसे देता हूँ ये पैसे जुड़ते तो यूएन में ही है ना, तो ये यूएन में जाके कॉन्ट्रीब्यूशन ही तो हुआ ना। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन पता है यूएन में किसकी है? यूएस की है, विच इज़ राउंड अबाउट 22%। उसके बाद जापान की है। इंडिया की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इंडिया कंट्रीब्यूट तो करता ही है। ठीक है, चाइना की बहुत कम है, बट चाइना को बहुत फेवर किया जाता है, ऐसा कहते हैं। दैट इज़ जस्ट सब्जेक्टिव। ऑल राइट, चलो ठीक है। ऑब्जेक्शंस ऑन इंडियाज क्लेम टू अ परमानेंट सीट। अब कुछ कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं। अब क्या ऑब्जेक्शंस हैं? ठीक है, उसने अपने ग्राउंड्स बता दिए। अब देखो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो यूएन इंडिया को नहीं कंसिडर करता है एज अ परमानेंट मेंबर। उसके भी तो कुछ जस्टिफिकेशंस होंगे ना, या वो ऐसा थोड़े कि वो इंडिया को डिसलाइक करता है, वो चाहता है कि इंडिया कुछ ना करे। ऑफ कोर्स नॉट, उसके भी कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशंस हैं कि हाँ मेरे पास भी कुछ कुछ रीजंस हैं जो मैं उसको परमानेंट सीट नहीं दे रहा हूँ। सम कंट्रीज आर कंसर्न्ड विद इंडियन न्यूक्लियर वेपन्स केपेबिलिटी। इंडिया की न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी मतलब इंडिया कीप्स बाइंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो उनको लगता है इंडिया अब एक पावरफुल कंट्री है, ये अगेंस्ट हो सकता है यूएस के अगेंस्ट, इन द फॉर्म दैट वो उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, कभी वो एट डिस्प्यूट आ जाए, कभी कोई बात उसकी ना मानी जाए इंडिया की, या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत आ जाए तो इंडिया हमारे पर वॉर कर सकता है, या फिर इंडिया नुकसान पहुंचा सकता है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इस सेंस में। अब पता है ऐसे तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो यूएसएसआर विच इज रशिया नाउ, रशिया की भी है, यूएसए की भी है, उनको तो नहीं ऐसा वो सोचता। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि वो कंट्रीज ऐसे किसी से वॉर पे नहीं है। बट इंडिया की एक आपको पता है हिस्ट्री है। अदर्स थिंक दैट इट्स डिफिकल्ट विद पाकिस्तान विल मेक इंडिया इनइफेक्टिव एज अ परमानेंट मेंबर। जो इसके जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान के साथ वो अच्छे तो नहीं है। ठीक है, इट्स रिलेशंस डिफिकल्टीज विद पाकिस्तान विल मेक इंडिया, इसे लगता है देखो इंडिया को एक पावर दी जाएगी कि हाँ यू आर अ परमानेंट मेंबर नाउ, किसी भी डिसीजन पे आप वोट कर सकते हो, और उसका इंडिया का एक नेगेटिव वोट कैन रेंडर अ डिसीजन नल, वो डिसीजन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर इंडिया को इनइफेक्टिव, लोगों को लगता है जो उसका रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, ये तो उसका फायदा उठा के पाकिस्तान के ऊपर वॉर कर सकता है, पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता है। ठीक है, एक ग्राउंड ये है। देयर आर अदर एमर्जिंग पावर्स एज वेल, एक ग्राउंड ये भी है। देखो देयर आर अदर एमर्जिंग पावर्स एज वेल सच एज ब्राजील, मैंने आपको बताया ब्राजील लैटिन अमेरिका में बहुत एमर्जिंग है। जर्मनी और जापान तो बहुत ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, इंडिया से भी ऊपर हैं। एंड साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इज द ओनली अफ्रीकन कंट्री जो बहुत ही ज़्यादा एमर्ज कर रही है, इट इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी गुड स्पीड। तो उन्हें लगता है देयर आर अदर एमर्जिंग कंट्रीज ऑल्सो इंडिया के अलावा। There are those who feel that South America and Africa should be included in any expansion. Africa, South America should be included in any expansion because they are only continents who are unrepresented. देखो एशिया से तो है कंट्री,
बट यहाँ से कोई भी नहीं है, ना तो साउथ अमेरिका से कोई है, ना ही अफ्रीका से कोई है। तो इन कंट्रीज़ को पहले अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। कौन कौन सी कंट्रीज़ की बात करें? ब्राज़ील, जर्मनी, जापान एज वेल एज साउथ अफ्रीका। उन्हें लगता है ये कंट्रीज और ज़्यादा इमर्ज कर रही हैं, ठीक है। इन दीज सर्कमस्टांसेस इट डज नॉट अपीयर ईजी फॉर इंडिया टू गेन अ सीट। ये सब रीजंस ही तो हैं कि उन्हें लगता है कि इंडिया के लिए इतना आसान नहीं है कि इंडिया एक सीट गेन कर सके, ठीक है। किस में सीट गेन कर सके? सिक्योरिटी काउंसिल में। ऑल राइट, अब देखते हैं यूएन एंड द यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड कहाँ होता है? जहाँ पे यूएस की हेजेमनी होती है। यूनि मतलब वन, जहाँ पे सिर्फ वन पार होती है, यूएस की हेजेमनी। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया है, ठीक है। इन द प्रेजेंट यूनिपोलर वर्ल्ड, जहाँ पे सिर्फ यूएस राजा है, द मोस्ट जेन्युइन क्वेश्चन इज दैट कैन यूएन सर्व एज अ बैलेंस्ड अगेंस्ट द यूएस डोमिनेंस। यूएस से जो हर कंट्री को डोमिनेट करता है, दैट आई एम द गॉड ऑफ ऑल, आई एम द सुपर पावर। वेस्टर्न कंट्रीज की तो फिर बात अलग ही, आपको पता है। तो फिर ये कहता है कि यूएन क्या एक डोमिनेंस को दबा पा रहा है? ऐसा है कि एट पार चल रहा है यूएस के, या फिर अभी भी जो है सब यूएस ही है, ठीक है। सारा क्वेश्चन ये राइज करता है। दिस रोल सीम्स टू बी वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर यूएन सिंस। क्यों? क्या क्या प्रॉब्लम्स है? The military and the economic power of US allow it to ignore the UN and any other international organization. आपको पता है यूएसए ने लीग ऑफ नेशंस ज्वाइन किया था, बट उसने तो उसकी सुननी भी ज़रूरी नहीं समझी और उसने वॉर कर दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था ना, जिसने जापान के ऊपर बॉम्ब्स फेंक दिए थे। तो यूएसए इज सो पावरफुल, उसका 22% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है यूएन में, यूएन बेनिफिट कर रहा है, उसको इतना पैसा मिलता है, तभी वो डेवलप कर पा रहा है, वो ग्रो कर पा रहा है। बट यूएन का कंट्रोल नहीं है यूएस के ऊपर, यूएस उसकी सुनता भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रोल है यूएन के लिए। क्यों? क्योंकि यूएस हेजेमनी है, यूएस से पावरफुल कंट्री नहीं है कोई। सारी प्रॉब्लम ये है। जिसकी मिलिट्री पावर है, वी नो बहुत ही मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है उसकी, और ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर स्ट्रॉन्ग कैसे? आप देख लो ना, डॉलर में तो हर चीज़ मेजर करते हैं। डॉलर और इंडिया का प्राइस देख लो, 74 अबव है कुछ। आप अगर आप रिसेंट चेक करो तो एक बार। एज द सिंगल लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द यूएन, the US has unmatched financial power. उसका पैसा किसी और कंट्री से मैच नहीं कर सकते, चाहे वो आप मिलिट्री की बात करो, न्यूक्लियर वेपन्स की बात करो, टेक्नोलॉजी की बात करो। यूएस तो हर चीज़ में इमर्ज करता आया है। यूएस हैज़ अनमैच्ड फाइनेंशियल पावर। द फैक्ट दैट यूएन इज फिजिकली प्रेजेंट इन यूएस गिव्स वॉशिंगटन एडिशनल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। द फैक्ट दैट यूएन का हेडक्वार्टर्स का है वॉशिंगटन डीसी, विच इज़ द कैपिटल ऑफ यूएसए, वहीं पे यूएन सिचुएटेड है, उसका हेडक्वार्टर है। वो क्या यूएसए को फेवर नहीं करेगा? क्या उससे धक्के मार के बाहर निकलवाना है अपने आप को? नहीं ना, वो ऑफ कोर्स जिस कंट्री में है उस कंट्री को तो फेवर करेगा ही करेगा। तो ठीक है, ये बात ध्यान रखना है कि ये डिफिकल्ट यूएन के लिए क्यों है। वन, बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है, फाइनेंशियल पावर बहुत ज़्यादा है। वो जो यूएस हेजमनी इतनी ज़्यादा है कि कभी कभी वो यूएस को सुनना भी, यूएन को सुनना भी पसंद नहीं करता यूएस, वो इग्नोर कर देता है यूएन को, ठीक है। वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर भी है यूएन का। डब्ल्यूएचओ से उसने विड्रॉ कर लिया। आपको पता है क्यों कर लिया? क्योंकि उसको लग रहा था कि ये बायस्ड है, जो डब्ल्यूएचओ चाइना की तरफ बायस्ड है। उसने फंडिंग अपनी रोक दिया। और डब्ल्यूएचओ का सबसे लार्जेस्ट फंडिंग कहाँ से आती है? सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको पता है यूएसए से आता है, और सेकंड किससे आता है? बिल गेट्स और मेलिंडा फाउंडेशन जो है, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यूएस अगर किसी चीज़ से भी बैक स्टेप कर रहा है ना, तो बहुत भारी नुकसान है, ठीक है, क्योंकि यूएस अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी पावर है। तो ठीक, एडिशनल सोर्स ऑफ यूएन इज फिजिकली प्रेजेंट इन यूएस गिव्स वॉशिंगटन, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, ये बहुत बड़ी पावर मिल जाती है उसको। कहने का मतलब ये है। अब यहाँ देखो, यूएन एंड द यूनिपोलर वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, चलो। विद इट्स वीटो पावर, वीटो मतलब जो वोटिंग पावर होती है, एक भी नेगेटिव वीटो पावर आ जाए 5 कंट्रीज से, वो डिसीजन क्या होता है? नल एंड वॉइड हो जाता है, उस डिसीजन को आगे पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, विद इट्स वीटो पावर यूएस कैन स्टॉप वर्चुअली एनी डिसीजन दैट इज डिट्रामेंट टू इट्स इंटरेस्ट। उसको कुछ भी लगे यार ये मेरी इंटरेस्ट में तो ठीक नहीं है, मेरी कंट्री के लिए तो ये ठीक नहीं है, वो उसी चीज़ को वहीं स्टॉप कर सकता है। ये बात जानते हो, ठीक है। With its power and the veto
in hand, US has a consideration say in the choice of Secretary General. सेक्जन सेक्रेटेरिएट से होता है ना, बट वो किसकी किसकी राय लेनी पड़ती है, किस किस की ओपिनियंस लेनी पड़ती हैं, जनरल असेंबली की एज वेल एज सिक्योरिटी काउंसिल की. कल मैंने आपको बताया था. ठीक है, इन सब की एडवाइस लेकर फिर जनरल सेक्रेटरी ज्वाइन करता है. सेक्जन अपॉइंट करने में यूएस का तो हाथ है ना बहुत बड़ा, तो इसमें वही लिखा हुआ है. यूएस डज यूज दिस पावर टू स्प्लिट द वर्ल्ड और रिड्यूस रेजिस्टेंस टू इट्स पॉलिसीज. वो वर्ल्ड को अलग भी कर सकता है, स्प्लिट कर सकता है कि ये इस साइड आ जाएगा, ये उस साइड रह जाएगा, ये सब भी कर सकता है. यूएस हैज़ दिस पावर एंड इट डज यूजेस दिस पावर. ठीक है, एंड रेजिस्टेंस टू इट्स पॉलिसीज़. जो भी उसको पॉलिसीज़ अपने हिसाब से नहीं ठीक लगती है, अपनी कंट्री के हिसाब से नहीं ठीक लगती है, वो सब पॉलिसीज़ को भी वो हटा देता है या फिर इनफोर्स ले आता है. The US has also many nationals in the UN bureaucracy. इसका मतलब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं UN में which who belong to USA because उसका हेडक्वार्टर वहीं पे ही है. और USA में वीज़ा सिस्टम भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे कोई आकर रह भी नहीं सकता है. इवन इफ इट इज़ फॉर UN, जब उसका हेडक्वार्टर वहाँ है तो लोग चाहते हैं ब्यूरोक्रेट्स जो हों वो सब US के बिलोंग करें. यार अगर मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडिया को थोड़ा और प्रेफरेंस दूंगी ना, तो सारी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं. ठीक है, इसके बारे में इतना ही था. ठीक है, अब देखते हैं. अब मैंने ना आप लोगों से कल डिस्कस किया था, एक तो जनरल असेंबली डिस्कस किया था हमने और एक सिक्योरिटी काउंसिल भी डिस्कस किया था. मैंने आपको कुछ कुछ नहीं बताया था. फॉर इंस्टेंस यूनिसेफ क्या है, यूनेस्को क्या है, मैंने कल आपसे एक बार डिस्कस नहीं करी थी. विच वाज यूनिसेफ क्या है, यूनेस्को क्या है, यूएन के जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ILO क्या है, WTO क्या है, ये सब जो UN के ऑर्गन्स हैं ये सब है क्या, इनकी फुल फॉर्म क्या है. आप लोग चिंता मत करना, ये जनरल असेंबली के अंदर आते हैं ना, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी. ठीक है, इनकी फुल फॉर्म्स ये क्या है क्या नहीं है सब बताऊंगी. एंड जो भी अपॉइंटमेंट होती है किससे होती है, साथ में सिक्योरिटी काउंसिल की एडवाइस लेकर होती है. ठीक है, सेक्जन की. अब यहाँ देखो, UN has served to bring US and the rest of the world into discussion over various issues. ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, UN ने क्या किया है, US को as well as other countries को साथ में ले आया है so that क्या हो सके, एक डिस्कशन हो सके. ऐसा ना हो यूएस किसी के ऊपर वॉर करने चले जाए. इससे पहले तो यही होती है कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बैठ जाता है, सब लोग बात कर लेते हैं, कोई डिस्प्यूट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट इट. बट ये तो नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स फेंक दो जिससे जान का नुकसान हो, पैसे का नुकसान हो, इन सब चीज़ों का नुकसान हो. US also sees UN as serving the purpose in bringing together over 190 plus. कितनी कंट्रीज है मुझे जल्दी से बताओ. These are 193 nations. ठीक है, लेटेस्ट कौन सा है, साउथ सुडान. कौन से ईयर में ज्वाइन किया था, 2011 में ज्वाइन किया था. 193rd नेशन टू ज्वाइन UN. ऑल राइट, ये UN के मेंबर्स, जनरल असेंबली के मेंबर्स भी होता है. जनरल असेंबली का 1 प्रेसिडेंट होता है जो कि 1 ईयर के लिए अपॉइंट होता है. ठीक है, इन डीलिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यूएस क्या करता है कि लोग सब आए पास में इन ब्रिंगिंग टुगेदर ओवर दीज 193 नेशंस एंड डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट. यही मैंने अभी आपको बताया, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, जो सोसाइटल डेवलपमेंट होता है, कैसे तुम अपनी इकोनॉमी ग्रो कर सकते हो, चाहे वो ट्रेड की बात हो, कि कोई भी चीज़ ऐसी ना रह जाए कि वो लोग आपस में बात ना कर सके. UN brings them all of them together. As for the rest of the world, the UN provides an arena with which it is possible to modify US attitudes and policies. इसका कहने का मतलब है UN ऐसी सब चीज़ें करता है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि US कोई भी ऐसा एक्शन ना ले जो डेट्रीमेंटल हो, जो डाउटफुल हो, स्केप्टिकल हो, कुछ भी गलत हो और कंट्रीज के लिए. इट मेक श्योर कि रेगुलेटेड रहे पॉलिसीज. ठीक है, जो उसका US का एटीट्यूड एंड पॉलिसी है वो एट अ गुड लेवल रहे, एट अ गुड स्टेज रहे. ऐसा ना हो कि वो कुछ गलत एक्शन ले ले. द UN इज एन इम्परफेक्ट बॉडी. इम्परफेक्ट बॉडी क्यों कहा गया ऐसे, क्योंकि हर चीज में तो ये परफेक्ट नहीं है. सिर्फ 5 मेंबर्स है परमानेंट, दिस डजंट मेक इट परफेक्ट. देखो हर चीज सब्जेक्टिव है, शायद उसके लिए 5 मेंबर्स ठीक है और कंट्रीज के लिए 5 मेंबर्स परमानेंट होना गलत है, उन्हें लगता है ये अनडेमोक्रेटिक है. तो अकॉर्डिंग टू पीपल इट इज नॉट अ परफेक्ट बॉडी, इट इज एन इम्परफेक्ट बॉडी, बट विदाउट इट वर्ल्ड वुड बी वर्स्ट ऑफ.
अगर यूएन ना हो ना, यूएस को कोई कंट्री से कुछ गिला शिकवा हो या कोई लड़ाई हो तो वो यूएन में आकर बैठकर डिस्कस नहीं करेगा, वो सीधा उसके ऊपर वॉर करेगा। कंट्री क्या होगी, वर्ल्ड क्या होगा, वर्स ऑफ होगा। तो सारी बात इसने यही बोली है। लास्टली लेट्स लुक एट दिस पॉइंट, टेक्नोलॉजी प्रॉमिसेस टू इंक्रीज प्लैनेटरी इंटरडिपेंडेंस, मतलब टेक्नोलॉजी इज सच, उनका इंटरैक्शन जो हो रहा है इज सच कि जो इंटरैक्शन उनके बीच में हो रहा है ना, जो प्लैनेटरी इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे के ऊपर जो इंटरडिपेंडेंस हो रही है वो दिन पर दिन बढ़ ही रही है। बिकॉज अ कंट्री जो लैक कर रही है किसी चीज़ से वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर सकती है, कर सकते है कि नहीं कर सकती। तो ये सब इंपोर्ट क्यों कर पा रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज ऐसी हैं या फिर इतनी ऑर्गन्स हैं यूएन की जो कि हर कंट्री को साथ ला रही है, ठीक है। देन देयरफॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ यूएन विल ओनली इंक्रीज। इंपॉर्टेंस इंक्रीज क्यों ही होगी, इंक्रीज इसलिए ही होगी क्योंकि यूएन ऐसा कर रहा है कि तुम्हें कोई भी दिक्कत है तुम और कंट्रीज से जाकर बात कर सकते हो, यू कैन टॉक टू देम, यू कैन डिस्कस विद देम, देयर इज नो सच इशू एट ऑल। ऑलराइट, अब हमने यूनिपोलर वर्ल्ड का ये सब खत्म कर दिया है, ठीक है। यूएन एंड यूनिपोलर वर्ल्ड कैसे क्या डीलिंग्स हैं, ठीक है। इंडिया के बारे में भी पढ़ लिया है हमने। लास्टली अब क्या बची है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर इंस्टेंस यूनेस्को, यूनिसेफ, कुछ नई भी ऐड करी गई हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में। वो सब मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में कवर करने वाली हूँ अपकमिंग वीडियो में, पार्ट 4 ज़रूर देखना उसको, ठीक है। अच्छे से एक एक चीज़ बताऊंगी, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ 6 मार्क क्वेश्चन आते हैं उसमें, कुछ 4 मार्क क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो आप उनको बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हो। कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, आई विल कम विद पार्ट 4 ऑफ द वीडियो एंड यू विल बी वेरी मच क्लैरिफाइड, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। कोई क्लैरिटी ऐसी नहीं, खराब नहीं होगी कि यार समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, कमेंट बॉक्स इज मोर देन वेलकम, आप बताओ। वी लव टू सी योर messages, comments, and I love the response that all of you are giving. We are also starting with legal studies now. We are more than happy to do this for you guys, and आपके रिस्पॉन्स देकर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।